तो से बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। हमारा कोई मंतव्य नहीं, कोई मंशा नहीं है किसी तरह का भी वायलेशन करना। सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे। पोकलेन मशीन, लोहे के शील्ड, जेसीबी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन में क्या काम है? शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और उनके साथ जो चीजें हैं उन्हें देखकर सवाल ये उठ रहा है कि ये सब प्रदर्शन के लिए है या कोई युद्ध लड़ने के लिए। दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारी जो सामान लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं वो हैरान करने वाला है। अब बड़ा सवाल है कि अगर प्रदर्शन ही करना है और अपनी बात सरकार तक ही पहुंचानी है तो इन सब की जरूरत क्या है? आखिर क्यों आंदोलन की आड़ में ये सब किया जा रहा है? जो लोग इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं उनके तेवरों में भी तलखी दिख रही है। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। प्रदर्शनकारी अपने साथ जिस पोकलेन मशीन को लाए हैं उसके जरिए उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह शंभू बॉर्डर पर लगाए गए सीमेंट के ब्लॉक्स हटाए जाएं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो दीवार बनाई है उसे तोड़ा जाए। अब आप समझिए पोकलेन मशीन होती क्या है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सुरंग बनाने के लिए होता है। इन मशीनों से सीमेंट की दीवार आसानी से तोड़ी जा सकती है। पोकलेन मशीन की क्षमता 7 से 36 टन तक होती है। ये मशीन 6 मीटर तक आसानी से खुदाई कर सकती है। प्रदर्शनकारी दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं, इसीलिए वो पोकलेन जैसी मशीन साथ लाए हैं। इसके अलावा इनके पास जेसीबी भी है और ट्रैक्टर भी हैं। इनके जरिए भी पुलिस प्रशासन की तैयारियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश है। पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं। हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल लोग बड़े बड़े मास्क और चश्मा भी पहने हुए हैं। ये सब इसीलिए ताकि आंसू गैस के गोलों से होने वाले असर से बचा जा सके। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी आपस में नमक बांटते हुए भी दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि आंसू गैस की वजह से होने वाली जलन में नमक से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा पतंग के जरिए ड्रोन की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे। हवाला किसानों की मांग का दिया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन का तरीका समझ से परे है। लाठी डंडे तो पहले से ही प्रदर्शनकारियों के पास थे, अब तो लोहे की शील्ड भी साथ में है। इसके जरिए सुरक्षा बलों के साथ मुकाबला करने की तैयारी है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है और दिल्ली कूच के नाम पर भीड़ किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। इस स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिशों में हैं और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश है। 5 से 7 युवा हैं, वो जानबूझकर अंदर आना चाहते हैं, हिंसा को भड़काना चाहते हैं। उनको पहले समझाया गया बार बार। और ये देखिए 27वां गोला भी अभी छोड़ दिया गया है। 27 गोले एक एक करके जो है, 1 2 3 4 नहीं, 27 गोले एक एक करके जो है अभी छोड़े गए। इससे पहले 16 गोले छोड़े गए थे, क्योंकि चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर हिंसा बढ़े। और लगातार जो है इनपुट आ रहा है, इंटेलिजेंस का इनपुट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है जो कि यहाँ पर हिंसा भड़काना चाहते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म की तरह लग रहा है ये। प्रदर्शनकारी दिल्ली जाने के लिए जिस तैयारी के साथ डटे हैं, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि इनकी मंशा आंदोलन करने की है या फिर कुछ अराजक तत्व किसानों की आड़ में अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर में लगातार तनाव है। प्रदर्शनकारियों को समझाने और रोकने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है और प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील कर रही है। उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पे ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व
पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दे सकते हैं। शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 ट्रैक्टर के साथ 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी है। 13 फरवरी से ही प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। इसीलिए अब बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए प्रदर्शन से परेशानी बढ़ाने की तैयारी की गई है। अब फिर टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ संवाद की बात चल रही है और ये विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अलग सा तनावपूर्ण माहौल बना सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब मीडिया के कैमरे भी कुछ दिन पहले कवर कर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था। और यहाँ पर भी, जहाँ हम शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस ने खदेड़ा है कुछ ऐसे लोगों को। पहले दिन भी कुछ लोगों का मॉब यहाँ पर आ गया था और वो ऐसा माहौल बनाना चाहता था जैसा कि हिंसक माहौल होता है। शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा है। प्रदर्शनकारी अपने रुख पर कायम है और पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ये संकट टलने के आसार फिलहाल कम ही हैं। शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एमएसपी को लेकर आंदोलन चल रहा है। दावा यह है कि इससे देश भर के किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि देश में अभी 24 फसलों पर पहले से ही सरकार एमएसपी देती है। आंकड़ों में समझिए कि किसानों को कितना फायदा मिल रहा है। देश भर में करीब 14 करोड़ किसान हैं, जबकि एमएसपी से सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख किसानों को ही फायदा मिला। ये साल 2022 से 2023 में एमएसपी पर फसल बेचने वाले किसानों के आंकड़े हैं। जिस पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, वहां भी सिर्फ 7,85,000 किसानों ने एमएसपी पर धान बेचा। कुल मिलाकर देश में लगभग 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इतनी फसल नहीं उपजा पाते हैं कि उसे बेचने के लिए उन्हें सरकारी एजेंसियों की मदद की जरूरत पड़े। तो एमएसपी की गारंटी के लिए ही आंदोलन का दावा किया जा रहा है। एमएसपी से कितना फायदा होगा इसके आंकड़े आपने देखे, मगर अब आप देखिए कि इस प्रदर्शन की वजह से हर दिन कितनी बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। कैसे देश की राजधानी में लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं और कैसे हर रोज लोगों को नई नई मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। जब किसान आह्वान करने की बात करते हैं, उस दिन से लगातार वो दिल्ली वाले यहाँ पर इसी तरह से परेशान होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मजदूरों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको एक बार अभी भी जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जो दिल्ली से हरियाणा काम करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल बंधक बने, उनके आवाजाही में परेशानी हो रही है। शंभू बॉर्डर से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और मजबूरी में पुलिस ने इन्हें रोकने के इंतजाम किए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाले आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन किसानों के नाम पर हो रहा है, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन की मार सबसे ज्यादा देश की राजधानी पर पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में करीब 6 करोड़ की आबादी है, जो इस प्रदर्शन की वजह से किसी न किसी तरह प्रभावित हो रही है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में भारी जाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिल्ली से सटी हर सीमा पर एक जैसी तस्वीरें हैं। सड़कों पर रेंगती गाड़ियां आम लोगों की आफत बढ़ा रही हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर पर सुबह से ही जाम लग गया, जिससे आम लोग आफत में पड़ गए। दिल्ली वालों को इसी तरह से इस ट्रैफिक से पिछले 8 दिनों से जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें हमें लगातार देखने को तो मिलता ही है कि किस तरह से वो बड़ा नंबर है। पर आप सोचिए कि जब से ये 8 दिन शुरू हुए हैं किसान आंदोलन के, हर बॉर्डर पर जो वो चेकिंग शुरू हुई और उसके बाद ये तस्वीरें बढ़ती गई, जो 1-1 किलोमीटर लगभग आप सोचिए 20-20 मिनट में कवर करने जैसी स्थिति बीच में पैदा हो जाती है। जाम की ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम में भी देखने को मिली। लोग घरों से अपने काम पर जाने के लिए निकले, लेकिन ट्रैफिक में ही फंस कर रह गए। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है, जिसमें दफ्तर जाने वाले, बोर्ड परीक्षा वाले छात्र, बस ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिर, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशानियां फिलहाल कम होती दिख नहीं रही और दिल्ली के हर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है।
ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर आपको मल्टी लेयर की सिक्योरिटी नजर आएगी। लगभग बैरिकेड है, उसके बाद दूसरा बैरिकेड, उसके बाद आप ये देखिए यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए, महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार घटनास्थल पर है, मुआयना कर रहे हैं। और प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि दिल्ली में रायसीना डायलॉग हो रहा है। ऐसे में दिल्ली पहुंचे विदेशी मेहमानों और कई देशों के राजनयिकों के लिए भी परेशानी हो सकती है। शंभू बॉर्डर पर हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ग्रेटर नोएडा में भी रैली निकली, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं और ये नॉलेज पार्क पे यहाँ इकट्ठा हुए और उसके बाद इकट्ठा होकर के नॉलेज पार्क से होते हुए सूरजपुर तक ये पहुँचे हैं और उसके अपनी तमाम मांगों को लेकर के ये पहुँचे हैं। प्रदर्शन से लगातार परेशानी हो रही है, लेकिन अब समझिए किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और उन्हें लगता है कि यहाँ पहुँचे तो उनकी मांग जल्दी पूरी हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए किसानों को लगता है कि उनकी आवाज पीएम तक पहुंचेगी। दिल्ली की पहचान पूरी दुनिया में है और अगर किसान यहां पहुंचे तो आंदोलन पर विदेशों की भी नजर पड़ेगी। दिल्ली में धरना देकर चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। किसानों को लगता है कि दिल्ली से देश की संसद तक आवाज पहुंचाई जा सकती है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब तक रास्ता निकला नहीं है। दूसरी ओर इस प्रदर्शन की वजह से आर्थिक तौर पर भी भारी नुकसान हो रहा है। पीएचडी सीसीआई यानी उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इस प्रदर्शन की वजह से हर दिन करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। साथ ही चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर भी बुरा असर पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ने का अनुमान है। प्रदर्शन से हर ओर परेशानी हो रही है। शंभू बॉर्डर के हालात अपनी जगह हैं, मगर देश की राजधानी और उसके आसपास के शहरों में भी लोग बंधक वाली स्थिति में हैं। टीकरी बॉर्डर से राजूराज, नोएडा से वरुण भसीन और ग्रेटर नोएडा से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, पर उत्तर प्रदेश में सियासी जाम खुल गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने जिन 17 सीटों का ऑफर दिया था, कांग्रेस उन पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हो गई है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी यूपी में इंडिया गठबंधन की अगुवा होगी। 3 दिनों तक चले इस पूरे सियासी ड्रामे के बाद इतना तो साफ हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच भले ही कलेश मिट गए, मगर इस लड़ाई में अखिलेश 20 साबित हुए। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अंत भला तो सब भला। 7 साल बाद यूपी में 2 लड़के साथ, 80 सीटों की लड़ाई, एसपी कांग्रेस की अगुवाई। 3 सीटों पर करीब 3 दिनों तक चले तनाव के बाद आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो गए और दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर समझौता हो गया। कल की तरह ही सबसे पहले अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने।
अखिलेश ने भले ही अंत में सब कुछ भला होने की बात कह दी, मगर कहीं न कहीं सीटों के इस पूरे विवाद में अखिलेश कांग्रेस पर 20 पड़ते नजर आए, क्योंकि अखिलेश ने पहले ही कह दिया था कि 17 सीटों पर कांग्रेस तैयार होगी, तभी गठबंधन होगा, और आखिरकार वही हुआ। कांग्रेस और एसपी में 17 सीटों पर फॉर्मूला तय हुआ। कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस को सीतापुर सीट दी जाएगी, जबकि हाथरस की सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। वहीं एसपी वाराणसी से उम्मीदवार वापस लेगी। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए इस समझौते की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली, जिसके बाद गठबंधन की गांठ खुल गई। इससे पहले 3 लोकसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ था। मुरादाबाद, बलिया, बिजनौर सीट पर खींचतान थी। कांग्रेस को बलिया सीट नहीं देना चाहती थी समाजवादी पार्टी। अजय राय के लिए बलिया सीट पर अड़ी थी कांग्रेस। बात बिगड़ती देख प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस की तरफ से 2 बदलाव की मांग रखी गई, जिसके बाद अखिलेश ने कांग्रेस की मांग मान ली। दोनों पार्टियों की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सभी मतभेद दूर होने पर मुहर लगा दी गई। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के 7 सीटों को लेकर चल रही तनातनी के बीच समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी थी। एसपी ने पहले लिस्ट में 16 उम्मीदवार, दूसरे लिस्ट में 11 उम्मीदवार और तीसरे लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। मगर अब कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद एसपी की लिस्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश ने पहले ही कहा था कि जब तक सीटों पर समझौता नहीं हो जाता तब तक वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। हालांकि अब सब कुछ तय हो चुका है, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि यूपी के 2 लड़कों की ये 7 साल पुरानी तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। ये सीट हैं रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर सहमति बनी है। यूपी में एसपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के मायने क्या हैं, अब ये समझ लीजिए। बीएसपी को आईएनडीआईए में जगह नहीं, तो यूपी में 3 तरफा होंगे मुकाबले। एनडीए और आईएनडीए में मुख्य टक्कर होगी और यूपी में एसपी गठबंधन की अगुवा रहने वाली है। तो ये तमाम खास बातें हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े। यूपी में एसपी गठबंधन अगुवा। पाकिस्तान में जिस बात का ऐलान अभी किया जा रहा है उसके बारे में हमने आपको काफी पहले ही बता दिया था। शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जैसा दिखता है वैसा होता कभी नहीं है। इस बार भी पाकिस्तान की सत्ता कहने को तो शहबाज शरीफ के हाथ है, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल छोटे सरकार के हाथ में रहेगा, जो खुद तो पाकिस्तान के नई कैबिनेट में नहीं दिखेंगे, लेकिन होगा वही जो पाकिस्तान में छोटे सरकार बने बिलावल चाहेंगे। आसिफ अली जरदारी खुशी से झूम रहे हैं। बेटे बिलावल ने उनका बुढ़ापा सेट कर दिया है। बिलावल प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है और वो भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल रही है वो शहबाज शरीफ बेहद तनाव में है। भले ही वजीर आजम का पद शहबाज शरीफ को मिलने वाला है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और सरकार बनाने का ऐलान करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
ये रिमोट कंट्रोल जनरल मुनीर से ज्यादा पाकिस्तान के छोटे नवाब नजर आ रहे बिलावल के हाथ में दिखा। देखिए कैसे बिलावल भुट्टो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे और प्रधानमंत्री बनने वाले शहबाज शरीफ एक एक करके सभी चीजों को नोट कर रहे थे। उन्होंने जिस वक्त बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लोगों को आने वाली सरकार के बारे में बता रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ बेचैनी से अपने हाथों को हिला रहे थे। शहबाज शरीफ बार बार अपने सहयोगियों से कुछ पूछ रहे थे। ये तनाव बताता है कि शहबाज के सिर कांटों का ताज पहनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार में शामिल नहीं होने जा रही, यानी शहबाज सरकार पर खतरा मंडराता रहेगा। चलिए अब समझिए आखिरकार पाकिस्तान में किन शर्तों पर सरकार बनाने पर सहमति बनी है। पहली शर्त, शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री होंगे और आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी और बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग समर्थन करेगी। सबसे खास बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, लेकिन ये जरूर तय करवा दिया कि उनके पापा आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बन जाएं, वो भी पूरे 5 साल के लिए। ये बात पहले शहबाज शरीफ ने बताई, इसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी दोहराई ताकि कोई शक शुबा न रह जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के सामने संकटों की लंबी फहरिस्त है, इसलिए इसके टिकाऊ होने की उम्मीद काफी कम है। शहबाज सरकार की सबसे बड़ी आफत है इमरान खान की ताकत। इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों ने 93 नेशनल असेंबली सीटें जीती हैं। इमरान समर्थक अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल भी हो गए हैं, इसलिए मजबूत विपक्ष शहबाज शरीफ की टेंशन बनेगा। इमरान खान आने वाले वक्त में सड़क से लेकर सदन तक शहबाज शरीफ को परेशान करते रहेंगे और पीटीआई जो चुनाव नतीजे मानने को तैयार नहीं, लगातार आंदोलन भी करती रहेगी। यानी इमरान यूं ही शहबाज सरकार को परेशान करते रहेंगे। जेल में बंद होने के बावजूद उनकी ताकत कम नहीं हुई है और शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान से जुड़ी इतनी चुनौतियां हैं जिनसे उबरने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। और बिलावल भुट्टो कभी भी शहबाज सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, यानी शहबाज सरकार का अंत बेहद बुरा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सरकार तो बन जाएगी, लेकिन उसके पास पैसा ना के बराबर है, यानी खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में नए वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या कर पाएंगे, इस पर पाकिस्तानियों को भी ना के बराबर भरोसा है। पाकिस्तान पर इस समय कुल 103 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें चीन से ही करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को जून 2026 तक 6 लाख करोड़ रुपए के लोन की अदायगी करनी है। मतलब 2024 से लेकर 2026 तक हर साल पाकिस्तानी सरकार लोन पर कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष चुकाने के दबाव में है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने बड़े संकट में है आप समझ गए होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के पास दिवालिया होने से बचने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला बचा है और पाकिस्तान में उस फॉर्मूले के सबसे बड़े विशेषज्ञ शहबाज शरीफ ही माने जाते हैं। पाकिस्तान का यह आजमाया हुआ फॉर्मूला है कटोरा लेकर वर्ल्ड टूर करने का फॉर्मूला। और यही वजह है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के कुछ पुराने बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में दहशत बढ़ गई है कि कहीं उनके पास शहबाज शरीफ का फोन ना आ जाए। जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की खबर सामने आई है, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की खबर से यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की टेंशन भी बढ़ गई होगी, क्योंकि जो कटोरा इस वीडियो में शहबाज शरीफ के हमशक्ल के पास है वो सबसे ज्यादा इन्हीं मुल्कों के सामने फैलाया जाता है। जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तो वो कटोरा फैलाकर जब वापस अपने मुल्क में लौटते थे तो बेहद फख्र से सबको बताते थे कि वो कैसे अमीर देशों से खैरात मांग कर लाए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि खैरात मांगने में जिस तरह की महारत शहबाज शरीफ को हासिल है, उसे देखते हुए नवाज ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर उनको इस कुर्सी पर बिठा दिया है। सुनिए कैसे कटोरा फैलाने का पाकिस्तानी इतिहास शहबाज अपने लोगों को पहले भी सुनाते रहे। खास बात यह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि मुल्क के हालात जो आतंकवाद और कंगाली से बदहाल हैं, उसको फिर से पटरी पर लाना है और इसके लिए वो फिर से अपना कटोरा उठा सकते हैं। वहीं बिलावल भुट्टो भी जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात बेहद खस्ता हैं और अगर वो गद्दी पर बैठते तो उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने भी शहबाज को संकेत दे दिए हैं कि शहबाज को फिर से अल्लाह के नाम पर बड़े मुल्कों से पाकिस्तान के लिए कटोरा फैलाना होगा। जी न्यूज़।